नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सीटेट अपर प्राइमरी यानी पेपर 2 के लिए हिंदी पेडागोजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला देखने जा रहे हैं। हिंदी पेडागोजी सीरीज की ये पहली वीडियो है अपर प्राइमरी के लिए। अगर आप प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, इसके अलावा अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के प्रीवियस ईयर कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, भाषा क्या है? ध्यान से समझिएगा, भाषा के संदर्भ में हमसे पूछा जा रहा है। पहला दिया गया है संरचनाओं की व्यवस्था। संरचना यानी कि स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है। प्रत्येक लैंग्वेज में कुछ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अगर हम लोग अंग्रेजी की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हिंदी में भी आप बोलेंगे तो पहले कर्ता आएगा और ये सभी चीज़ें आ रही होती हैं, यानी कि प्रत्येक भाषा का एक संरचना होता है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ, आगे आपको पता चलेगा क्यों। दूसरा कहा जा रहा है कि संप्रेषण की व्यवस्था है। जाहिर सी बात है, भाषा का उपयोग करके हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, संप्रेषण करते हैं, तो ये भी बिल्कुल पॉजिटिव लग रहा है, फिर भी मैं स्टार लगा रहा हूँ। चौथा देखिए, एक वैज्ञानिक व्यवस्था है। अगर हम लोग हिंदी की बात करें तो हिंदी हम लोग देवनागरी लिपि में लिख रहे होते हैं, तो देवनागरी लिपि के संदर्भ में ये कहा जाता है कि ये एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, इसके जो वर्ण हैं वो वैज्ञानिक तौर पर व्यवस्थित हैं। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये तीनों पर मैं स्टार लगा रहा हूं, और अगर तीसरे विकल्प को देखिए, नियम संचालित व्यवस्था। नियम संचालित यानी कि जो भाषा है वो नियमों से चलती है। अब देखिए, स्ट्रक्चर क्या हो गया कि स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये नियम ही तो है, यानी कि पहला वाला इसमें इंक्लूडेड हो गया। दूसरा देखिए, संप्रेषण की व्यवस्था कहा जा रहा है। तो संप्रेषण, जैसे मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, आप मेरी भाषा को समझ पा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जो व्याकरण के अंतर्गत मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं वो व्याकरण आपने भी पढ़ा होगा, तभी मेरे लैंग्वेज को आप समझ पा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि जो हिंदी लैंग्वेज में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, आपने भी वही शब्द का अर्थ पढ़ा है, तभी उसके अर्थ को समझ पा रहे हैं। यानी कि जो नियम के अंतर्गत मैं बोल रहा हूं उसी नियम के अंतर्गत आप समझ पा रहे हैं, यानी कि जो संप्रेषण होता है वो भी नियम संचालित के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से देखिए, वैज्ञानिक व्यवस्था की बात करें तो ये भी इसके अंतर्गत आएगा, यानी कि तीनों 1, 2 और चौथा वाला जो विकल्प है वो पहले से ऑप्शन नंबर 3 में इंक्लूडेड है। इस वजह से पहला, दूसरा और चौथा जो है वो अब संकुचित हो जाएगा और तीसरा जो है वो ब्रॉड सेंस में हो जाएगा। भाषा क्या है? एक नियम संचालित व्यवस्था है। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल अप्रोप्रिएट है और यही इसका सटीक जवाब होगा। उम्मीद करता हूं आपको बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक अध्यापक कुछ क्रियाएं करती है, शिक्षार्थियों को निर्देश है कि इनका अनुसरण करें, उन्हें किसी भी प्रकार से बोलने की मनाही है। इस विधि को किस रूप से जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग इंग्लिश में टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स बोलते हैं और उसी को हिंदी में समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया बोलते हैं। यहां पर देखिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि कुछ क्रियाएं की जा रही हैं, शरीर के अंगों के माध्यम से कुछ क्रियाएं की जा रही हैं और टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया गया कि आप भी इसका अनुसरण करें, यानी कि बच्चे इसका अनुसरण कर रहे हैं। जैसे कि देखिए, प्राइमरी स्तर में या फिर अपर प्राइमरी में बच्चों को कविता कैसे पढ़ाई जाती है? बच्चे खूब जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं, लय में गा रहे होते हैं, जैसे कि एक मोटा हाथी झूम के चला, मकड़ी की जाल में जाके वो फंसा। तो यहां पर ये कविता गाते समय वो विभिन्न प्रकार की शरीर के अंगों से क्रियाएं भी कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक मोटा अगर बोल रहा हूं, एक मोटा हाथी, तो जब मैं मोटा शब्द बोल रहा हूं एज ए टीचर, तो मैं अपने दोनों हाथों को फैला करके मोटापे की तरफ इशारा करता हूं कि हां, बच्चे मोटापे शब्द को कैच करने के लिए मेरे हाथों के फैलाए हुए इशारे को समझ पाए। इसी प्रकार से जब मैं हाथी शब्द का उच्चारण कर रहा होता हूं, तो अपने हाथ के केहूनी को अपने नाक से सटाते हुए सूंड बनाने का इशारा मैं बच्चों को दे रहा हूं, ताकि बच्चे समझ पाएं कि हां, मैं हाथी की बात कर रहा हूं। यानी कि जो बातें बोली जा रही हैं उसी के कोऑर्डिनेशन में जो हमारे शरीर के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं उसे हम लोग समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। अब आप कहेंगे कि इसका फायदा क्या है? इसके बहुत फायदे होते हैं। क्यों? देखिए, आज हम लोग समावेशी कक्षा की बात करते हैं, जिसमें कोई ऐसा बालक भी हो सकता है जो सुन नहीं सकता, कोई ऐसा बालक हो सकता है जो देख नहीं सकता। तो जब मैं बोल करके कम्युनिकेट कर रहा हूं, तो जो देख नहीं सकता भले वो सुन सकता है, तो सुन करके मेरी बातों को समझ पाएगा, और जो सुन नहीं सकता लेकिन देख सकता है वो मेरे
शरीर के हाव भाव, मेरे चेहरे के भाव भंगिमा, मेरे एक्सप्रेशंस को देख करके वो थोड़ा बहुत समझने की कोशिश कर सकता है कि हाँ, टीचर के द्वारा इस मुद्दे पर बात की जा रही है। तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स का मतलब ही यही होता है कि सभी बच्चों को, चाहे आप वर्बली या फिर नॉन वर्बली, अपने शरीर के अंगों के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से उसको कम्युनिकेट कर पाए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 2 टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, या फिर इसी को समग्र शारीरिक प्रतिक्रिया कहते हैं। विकल्प नंबर 2 सही उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं दर्ज हैं? तो 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं दर्ज हैं। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, एक कक्ष में विभिन्न साधनों जैसे दीवार पर, कक्षा, पुस्तकालय, श्रव्य दृश्य के द्वारा शिक्षार्थियों को भाषा पर ध्यान देने के अवसर दिए जाते हैं। इसे क्या कहना चाहिए? ध्यान से समझिएगा। विद्यालय की बात की जा रही है तो भाषा अर्जन तो होगा नहीं। क्यों? क्योंकि विद्यालय में औपचारिक तरीके से बच्चे को अगर नेचुरल इन्वायरमेंट भी दिया जा रहा है तो वो औपचारिक तरीके से दिया जा रहा होता है। देखिए, दीवार पर जो कुछ भी बातें लिखी गई होंगी वो औपचारिक भाषा का प्रयोग किया गया होगा, और बच्चे जो घर पर भाषा का प्रयोग करते हैं वो अनौपचारिक होता है। तो जहां पर भी औपचारिक आ जाएगा वहां पर आपका अर्जन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। तो भाषा अर्जन तो पहले होगा नहीं, ये गलत हो गया। चौथा देखिए, इंद्रिय द्वारा भाषा अभ्यास। तो केवल इंद्रिय द्वारा ये भाषा का अभ्यास नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए दीवारों पर भी बच्चे देख रहे हैं, पुस्तकालय में भी श्रव्य दृश्य सामग्री को देख रहे हैं, और बच्चे कम्युनिकेट भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ उनमें एक तरीके से संज्ञानात्मक वृद्धि भी हो रही होगी कि दीवारों पर देख करके, भाषा के विभिन्न अवयवों को देख करके उनके संज्ञानात्मक बातों में वृद्धि भी हो रही होगी। तो केवल इंद्रियों द्वारा सीखना इसे नहीं कहा जा सकता, इस वजह से ये भी निगेटिव हो गया। दूसरा देखिए, भाषा अवबोधन, यानी कि भाषा के समझ की बात की जा रही है। तो अवबोधन का मतलब होता है समझना, संज्ञान में आना। तो केवल ये संज्ञानात्मक चीज से नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां पर ये सभी चीजें बच्चे को इन्वेस्टमेंट के तौर पर दी जा रही है। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? निवेश होता है, ताकि बच्चा और अच्छी तरीके से सीख पाए। देखिए, औपचारिक तरीके से सिखाने का मतलब ये भी हो सकता था कि बच्चे को कक्ष में ही उस भाषा को सिखाया जाए औपचारिक तरीके से, व्याकरण के नियमों के अंतर्गत। लेकिन इसमें यह कोशिश की गई है कि बच्चा जहां पर भी रहे विद्यालय में, चाहे वह कक्षा में बैठा है तो दीवारों पर, पुस्तकालय में बैठा है, श्रव्य दृश्य सामग्री, कुछ टीवी होगा जो कि देख भी बच्चा सकता है, और साथ ही साथ सुन भी सकता है, रेडियो होगा, कंप्यूटर होगा, ये सभी चीजों को देख करके वो भाषा के बारे में, मतलब पूरा एक इन्वायरमेंट ही उसको लैंग्वेज का दे दिया गया है। तो ये क्या किया जा रहा है? बच्चे के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है भाषा को सीखने के संदर्भ में। यानी कि देखिए, ये निवेश समृद्ध परिवेश है। जैसे कि आपने प्रिंट रिच इन्वायरमेंट पढ़ा होगा। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट क्या होता है? जैसे कि देखिए, आप प्राइमरी या फिर अपर प्राइमरी स्कूल में जाते होंगे, सरकारी या फिर प्राइवेट में, तो उसके दीवारों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं, और उसके आगे कुछ अल्फाबेट्स लिखे होते हैं। बच्चे क्या होते हैं कि इन सभी चित्रों को जिज्ञासा के तौर पर देखते हैं, और उन सभी चीज़ों से भी बच्चे सीख रहे होते हैं। वो सभी चित्र जो होते हैं बच्चों से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, और वो सभी चीज़ों को अपने परिवेश से जोड़ करके बच्चा उस लैंग्वेज को, उस अल्फ़ाबेट को सीखने की कोशिश कर रहा होता है। तो इसे ही बोलते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। यानी कि आप जिस भी इन्वायरमेंट में बच्चे को रख रहे हैं उसमें सब कुछ प्रिंटेड है, चाहे दीवार पर बात कर लें या फिर कक्ष में विभिन्न पोस्टर्स की बात कर लें, तो ये सभी बच्चे को कम्युनिकेट करते हैं भाषा सीखने के संदर्भ में। और यहां पर देखिए, वही इन्वायरमेंट है। वहां पर केवल दीवारों पर पेंट करके या फिर पोस्टर्स के माध्यम से होता था, यहां पर श्रव्य दृश्य के माध्यम से भी किया गया है, पुस्तकालय में भी किया गया है, और दीवार पर भी किया गया है। तो ये तो कंफर्म है कि ये रिच इन्वायरमेंट है, यानी समृद्ध परिवेश है। लेकिन ये प्रिंट केवल नहीं था, इस वजह से निवेश है, क्योंकि यहां पर प्रिंट के साथ साथ श्रव्य दृश्य भी है, इस वजह से निवेश समृद्ध परिवेश। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, पठन सामग्री को सरसरी दृष्टि से पढ़ने का क्या अर्थ है? सरसरी दृष्टि से पढ़ना क्या होता है? जैसे कि आप पेपर पढ़ रहे होते हैं, तो पेपर में औपचारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, और औपचारिक भाषा के अंतर्गत पूरा डिटेल में लिखा रहता है। तो जब हम लोग पेपर पढ़ रहे होते हैं तो पूरा डिटेल में नहीं पढ़ते। जैसे कि मान लीजिए कोई राजनीतिक मुद्दे पर बात लिखी गई है, तो उसमें पूरा डिटेल में लिखा गया रहता है कि पर्टिकुलर इस पार्टी के इस स्पोक पर्सन ने इस दिन ये बातें कही। तो हम लोग पूरा ये नहीं देखते कि किस स्पोक पर्सन ने क्या बोला है, क्या बोला गया है उनके द्वारा। तो जैसे मान लीजिए ये पेपर है, तो पेपर के यहाँ पर कॉर्नर में आप देखते होंगे कि मोटे में कुछ लिखे रहते हैं, यानी कि मेन थीम यहाँ पर लिखा रहता है। और हम लोग भी अंदर जो आर्टिकल लिखी गई रहती है उसमें भी मेन थीम को ही खोजने का कोशिश करते हैं। तो सरसरी दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं? सामान्य अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, यानी कि पूरा मेन थीम क्या है, किस बारे में ये वो टॉपिक लिखा गया है। हमारा पूरा एम ये नहीं होता है पेपर को पढ़ने का कि पूरा हम लोग लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द पढ़े। मेन थीम की तरफ हम लोग बात करते हैं, मेन थीम पढ़ने की कोशिश करते हैं, और इसे ही सामान्य अर्थ के लिए पढ़ना कहा जाता है, यानी थीम जानना। तो सरसरी दृष्टि से पढ़ने का अर्थ क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 4 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, शब्द संपदा का प्रयोग। शब्द संपदा यानी वोकैबुलरी की बात की जा रही है, तो वोकैबुलरी यूज करना, उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन, और व्याकरण यानी कि ग्रामर क्या है?
तो ये सभी रूप उन्मुखी भाषाई निवेश है। रूप उन्मुखी कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर शब्द संपदा की बात की जा रही है, यानी कि शब्दों के संग्रह की बात की जा रही है। तो विभिन्न प्रकार के शब्द जैसे होते हैं, जैसे कि पर्यायवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, एकार्थी शब्द हो गया, अनेकार्थी शब्द हो गया, शब्द विशेषार्थक शब्द हो गया। तो ये सभी जो शब्द हैं वो व्याकरण के अंतर्गत आते हैं और व्याकरण के रूप के तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, यही पूछा गया है कि शब्द संपदा का प्रयोग, उच्चारण और व्याकरण ये रूप उन्मुखी भाषाई निवेश है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट और यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्पादक शब्द संपदा क्या है। देखिए, शब्द संपदा यानी कि वोकैबुलरी की बात की जा रही है, यानी कि शब्दों के संग्रह की बात की जा रही है, और उसमें भी उत्पादक पूछा जा रहा है, यानी प्रोडक्टिव पूछा जा रहा है कि क्या है। ध्यान से समझिएगा। देखिए, जब भी मैं भाषा के कौशल की बात करता हूं तो भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। मैं यहां पर बोल रहा हूं यानी वाचन कर रहा हूं, तो मैं जो भी बोल रहा हूं वो शब्दों के माध्यम से बोल रहा हूं, और मेरे द्वारा बोले जा रहे शब्दों को आप सुन रहे हैं, यानी कि श्रवण कौशल आप यूज कर रहे हैं और आप भी शब्दों को सुन रहे होंगे। अब मैं मान लीजिए कि मैं यहां पर कोई शब्द लिख रहा हूं, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिखा नीरज, तो मैंने यहां पर शब्द ही लिखा है, और आप जब इसे पढ़ रहे होंगे अपने स्क्रीन पर तो आप भी इस शब्द को ही पढ़ रहे होंगे। यानी कि जो भी चीज़ें हम लोग कौशल में यूज करते हैं, भाषा के कौशल में, वो शब्द संपदा का ही यूज करते हैं, शब्दों का ही यूज करते हैं। और अब हमसे ये हो गया शब्द संपदा लैंग्वेज के संदर्भ में, और अब हमसे पूछा जा रहा है कि उत्पादक इसमें क्या है। देखिए, जो भाषा के 4 कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इसमें 2 प्रोडक्टिव स्किल हैं और 2 रिसेप्टिव स्किल हैं। प्रोडक्टिव मतलब कि कुछ प्रोड्यूस करना। अब भाषा की हम लोग बात करते हैं तो उसमें प्रोड्यूस क्या करेंगे, अब जाहिर सी बात है आप शब्दों को ही तो प्रोड्यूस करेंगे। तो जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं सक्रिय हूं और मैं शब्दों को प्रोड्यूस कर रहा हूं। जैसे कि मैंने बोला नीरज, तो नीरज शब्द को मैंने प्रोड्यूस किया, और अगर मैंने यहां पर नीरज लिखा, तो मैं इस लिख करके इस शब्द को प्रोड्यूस कर रहा हूं। लेकिन आप एज ए श्रोता अगर मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं नीरज बोल रहा हूं, तो आप उस शब्द को सुन करके रिसीव कर रहे हैं, यानी कि जो आप सुन रहे हैं वो रिसीव कर रहे हैं भाषा को, और मैं बोल रहा हूं तो मैं भाषा को प्रोड्यूस कर रहा हूं। इसी प्रकार से मैंने यहां पर नीरज शब्द लिखा, तो आप पढ़ करके इसके अर्थ को रिसीव करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं। तो जहां पर भी रिसीव करने की बात आएगी वो रिसेप्टिव स्किल हो जाता है, और जहां पर भी प्रोड्यूस करने की बात आएगी वो आपका प्रोडक्टिव स्किल हो जाता है। और प्रोडक्टिव को ही इंग्लिश में, माफ कीजिएगा, हिंदी में उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, तो हमसे उत्पादक पूछा गया था, यानी प्रोडक्टिव स्किल पूछा जा रहा है। तो प्रोडक्टिव स्किल क्या होता है, अभी हमने देखा कि वाचन, जैसे कि मैं बोल करके कुछ शब्द प्रोड्यूस कर रहा हूं, यानी वाचन, और लेखन यानी लिख करके कोई शब्द प्रोड्यूस कर रहा हूं। तो जहां पर भी वाचन और लेखन वाला विकल्प आएगा वहीं हमारा सही जवाब होगा। चलिए, पहले विकल्प में ही दिया गया, देखिए, वे शब्द जिन्हें हम लेखन तथा वाचन में प्रयोग करते हैं वहीं उत्पादक शब्द संपदा है। विकल्प नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किसमें सहायता करता है। ध्यान से समझिएगा, कार्यविधिक ज्ञान की बात की जा रही है, यानी स्वयं करके सीखने की बात की जा रही है। ठीक है, कार्यविधिक यानी कि स्वयं करके सीखने की बात की जा रही है, अपने संज्ञानात्मक विकास को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो देखिए, अगर हम लोग विज्ञान की बात करें तो बच्चा कुछ खुद से करके सीख सकता है, प्रैक्टिकल करके। लेकिन यहां पर भाषा की बात हो रही है, हिंदी की बात हो रही है, तो हिंदी को आप लेबोरेटरी में क्या प्रोड्यूस करेंगे, क्या बनाएंगे, क्या करके सीखेंगे। तो जाहिर सी बात है, हिंदी में करके सीखने का मतलब ये होता है कि दैनिक जीवन में उस भाषा का प्रयोग किया जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप संप्रेषण करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, उतना ही उसका आप दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, यानी करके सीख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा को आप लेबोरेटरी में करके तो सीखेंगे नहीं, जाहिर सी बात है इसको नेचुरल इन्वायरमेंट में एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ही सीखेंगे। यानी कि कार्यविधिक ज्ञान शिक्षार्थियों की किसमें सहायता करता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, संप्रेषण में व्याकरण के नियमों को लागू करने में। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट और यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। यानी कि औपचारिक तरीके से बच्चा जो कुछ भी व्याकरण के नियमों को स्कूल में पढ़ रहा है, सीख रहा है, उसको दैनिक जीवन में कम्युनिकेट के दौरान व्याकरण के नियमों को लागू करना ही कार्यविधिक ज्ञान है, यानी कि करके सीखना है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, लेखक का कौन सा उपागम लेखन द्वारा लिखना सीखना को स्पष्ट कर सकता है। तो देखिए, लेखन की जब भी बात आती है और उसके उपागम की बात आती है तो हमेशा प्रक्रिया उपागम इसका सही उत्तर होता है। प्रक्रिया उपागम का मतलब प्रोसेस अप्रोच की बात की जाती है, क्योंकि लिखना केवल हैंडराइटिंग लिखने से मतलब नहीं होता है। लिखने का मतलब यह है कि अपने विचारों को लिख करके अभिव्यक्त करना ही लेखन कौशल कहलाता है। अब देखिए, विचारों को हम लोग ऐसे तुरंत नहीं लिख देते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर क्या होता है कि जिस टॉपिक पर लिखना है उसको लेकर के ब्रेन स्टॉर्मिंग होता है, यानी कि मानसिक उद्वेलन होता है, यानी कि विचारों की उत्तेजना जन्म लेती है। जैसे कि मान लीजिए
सबसे पहले तो हमारे अंदर किस टॉपिक पर लिखना है उसको लेकर के एक थिंकिंग जनरेट होती है, जिसे हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कह रहे होते हैं, या फिर मानसिक उद्वेलन कह रहे होते हैं, या फिर एक तरीके से विचारों की उत्तेजना कह रहे होते हैं। उसके बाद से वो टॉपिक हमने डिसाइड कर लिया इसके अंतर्गत। अब हम लोग क्या करते हैं, एक मोटा मोटी आउटलाइन तैयार करते हैं कि हमें कितना लिखना है, कंटेंट कितना होना चाहिए। अब उसमें 50 पेज भी लिखा जा सकता है, 1 पेज भी लिखा जा सकता है। तो आउटलाइन में क्या होता है कि मोटा मोटी हम लोग खाका तैयार कर रहे होते हैं। उसके बाद से ड्राफ्टिंग करते हैं। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि जिस टॉपिक पर लिखना है वो तो तय हो चुका है, कितना लिखना है ये भी तय हो चुका है। उसके बाद से उसमें क्या क्या हेडिंग रहेंगे, क्या क्या सब हेडिंग रहेंगे, ये सब कुछ ड्राफ्टिंग में तय हो रहा होता है। उसके बाद से हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं, यानी कि जो ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं कि हेडिंग क्या होगा, क्या कंटेंट उसके अंतर्गत होगा, उसका हम लोग रिवाइज करते हैं कि क्या इसमें कुछ करेक्शन की आवश्यकता है, और अगर हमें महसूस होता है कि करेक्शन की जरूरत है तो फिर से उसमें करेक्ट करके फिर से फाइनल ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, यानी फिर से ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, रीचेकिंग के बाद से फाइनल ड्राफ्टिंग, और उसके बाद से फाइनलाइज करके चीज़ों को हम लोग लिख रहे होते हैं, यानी अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ये प्रोसेस अप्रोच है, यानी कि एक पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत ये चलता है। तो दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर 2 लेखन का प्रक्रिया उपागम इसका बिल्कुल सटीक जवाब होगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स्ट्रापोलेटिव यानी कि किसी के स्थान पर स्वयं को रखकर लेखन कार्य है। देखिए एक्स्ट्रापोलेटिव का मतलब ये होता है कि आप वो पर्टिकुलर कैरेक्टर नहीं है, लेकिन आप मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है और उसके जगह पर अपने आप को रखते हुए उसके अनुभवों को, मतलब कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं उस कैरेक्टर में ढलने के बाद से, उसके बाद से आप अपने आप को जब एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उसे ही एक्स्ट्रापोलेटिव कैरेक्टर कहते हैं। अब इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में बात की गई है। देखिए कल्पना कीजिए कि आप कहानी का एक लड़का हैं, आप हैं नहीं वो लड़का, कहानी के वो पात्र नहीं है, लेकिन आपसे कल्पना कराई जा रही है, हाइपोथेटिकल आपको सोचवाया जा रहा है कि आप वही लड़के हैं। ठीक है, अपने मित्र को पत्र लिख करके अपनी उस यात्रा के अनुभव का वर्णन कीजिए जिसमें आपकी एक अजनबी से मुलाकात हुई है। मतलब कि कहानी कोई बच्चे को सुनाया गया, उसमें एक कैरेक्टर था किसी लड़के का, वो कैरेक्टर अब बच्चे को बोला जा रहा है कि आप मान लीजिए कि वही कैरेक्टर है, आप वास्तव में नहीं है, आपको केवल कहा जा रहा है कि आप मान लीजिए कि वो कैरेक्टर है, यानी अपने आप को कहानी के किसी पात्र में रख करके अपने आप के अनुभव को अभिव्यक्त करना, लिखना यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब होगा। दोस्तों हिंदी पेडागोजी पेपर 2 के लिए ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। अगर आप पेपर 2 के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी के साथ साथ प्राइमरी के सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा अपर प्राइमरी और प्राइमरी के सभी शिफ्टों के कंप्लीट पेपर सोल्यूशन को डिटेल में देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सीटेट, यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।